नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और लर्न विद लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि आईटीआर 1 फिल करते समय आपके पास 5 टैब्स हैं: पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन, एटीजी। 5 टैब्स जो हैं वो किस तरह से हमको फिल करना है, एक ट्यूटोरियल में तो ये सब होना संभव नहीं है। तो मैं एक पार्ट्स में जो है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के फॉर्म में आपको ये आईटीआर 1 जो फिल करना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्सनल इंफॉर्मेशन की, तो जो बेस्ट ऑप्शन है इस आईटीआर जावा यूटिलिटी के अंदर, जो इस ट्यूटोरियल में मैं केवल वो एक ही ऑप्शन कवर करूंगा, बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शन है, वो है प्री फिल ऑप्शन। ये ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिससे कि आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्स, इनकम टैक्स, वार्ड, सर्किल, स्टेटस, ये सब आपको फिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके इनकम टैक्स डेटाबेस से सीधा सीधा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का डेटा और एड्रेस कैप्चर हो जाएगा, सिंपल एक बटन दबाते ही। तो देखते हैं जादू कैसे होता है। सबसे पहले आप प्री फिल बटन पे क्लिक करेंगे। मुझे तो ये जादू बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है आपको भी ये जादू जरूर पसंद आएगा, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको बस एक बटन दबाना है। अब आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना ई फाइलिंग जो आपका वेबसाइट है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जो आपने लॉगिन क्रिएट कर रखा है, वहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आप इधर उधर भी डालते हैं, इधर भी सिमिलरली आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, जो कि यूजर आईडी होता है उस वेबसाइट के अंदर। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना है, मैं भी अपना ई फाइलिंग पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको 06081986 DDMMYYYY के फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करना है। एक बार आपने ये कर दिया, उसके बाद आपको 3 ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको प्री फिल एड्रेस या प्री फिल डिटेल कहाँ से लेना है। आपको पैन डिटेल से लेना है, या प्रीवियस आईटीआर फॉर्म जो आपने फाइल किया वहां से लेना है, या नन से लेना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो पैन डिटेल्स है, नहीं, मेरा जो प्रीवियस आईटीआर फॉर्म है जो मैंने फाइल किया था, उसमें जो डिटेल्स फीड की थी वही डिटेल्स में इस बार भी कंटिन्यू हो जाए। तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और प्री फिल पे क्लिक करूंगा। अब जादू देखिए, you have successfully imported the personal details, address detail and tax detail, request you to validate। बहुत शानदार तरीके से ये सब मेरा डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इंडिविजुअल, मेल, सब कुछ फिल हो गया। देखिए ना, आपने एक बटन दबाया, जादू से खट 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 सब कुछ, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, मेरा ईमेल एड्रेस आ गया। मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें जो मेरे को पर्सनल इंफॉर्मेशन में फिल करनी है, मेरे को ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, फाइलिंग स्टेटस। फाइलिंग स्टेटस का जो डिफरेंट कॉलम्स है, चलो इसका भी एक बार कॉलम्स रीड कर ही लेता हूँ मैं आपके लिए। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है। अगर आप प्री फिल ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो अपना प्री फिल ऑप्शन को यूज नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए जो के पैन पे आ रहा है। तो अगर मिडिल नेम अगर कुछ है, जैसे राजेश, दामोदर, मोदी, इस तरह का आपका नाम है, तो राजेश इधर आएगा, दामोदर इधर आएगा, मोदी इधर आएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से पैन नंबर, आपको यहाँ पे पैन नंबर कीन करना है, आपका सेक्स मेल या फीमेल आपको कीन करना है, डेट ऑफ बर्थ 06081986, मतलब DDMMYYYY के स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में। इसके बाद इनकम टैक्स वार्ड सर्कल, एक डिफरेंट ट्यूटोरियल मैंने बनाया है कि इनकम टैक्स वार्ड ऑब्लिक सर्कल आपको कैसे डालना है। आपका किस तरह से एक जुरिस्डिक्शन एक होता है, आपने देखा होगा कहीं पे लिखा हुआ W1 ब्रैकेट में 4, इस तरह का एक जुरिस्डिक्शन होता है। ये एक जुरिस्डिक्शन आपके असेसिंग ऑफिसर का एक आइडेंटिफिकेशन, एक एड्रेस है कि आप जब इस रिटर्न को फाइल करेंगे तो कौन सा असेसिंग ऑफिसर इस फाइल को चेक करेगा, कौन सा असेसिंग ऑफिसर इस फाइल को एसेस करेगा, उसका एड्रेस आपको इधर फिल करना है। तो एक मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने समझाया कि आपको किस तरह से वो जानना है कि आपके पैन के अगेंस्ट में कौन जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर है। इसका जो लिंक है इस वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर की तरफ आ रहा है, वो लिंक पे आप क्लिक करके वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके बाद में आपको अपना स्टेटस डालना है, आप इंडिविजुअल हैं या फर्म है, एचयूएफ है, बीओ है, क्या है। मैं तो इंडिविजुअल हूं और वैसे भी ये प्री फिल्ड ऑप्शन से आया है, तो इसमें ड्रॉप डाउन में और कोई ऑप्शन दे भी नहीं रहा है। यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, फ्लैट नंबर, रोड, स्ट्रीट, एरिया, लोकेलिटी, टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। ये सब एक बार फिल होने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना रेसिडेंशियल या ऑफिस का फोन नंबर दे सकते हैं, एसटीडी कोड डालना है, लैंडलाइन नंबर डालना है, जैसे कि
मेरा STD कोड 022 है और 22171254 मेरा ऑफिस का मेरा मोबाइल नंबर है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे आपको 022 में 0 नहीं डालना है, केवल आपको 22 से स्टार्ट करना है, 22171254। आपको 0 आपको नहीं लिखना है। डू नॉट प्रीफिक्स STD कोड विद 0। ये मैंने जानबूझ के 0 लगाया जिससे कि आप लोग समझ पाए कि 0 लगाएंगे तो आपको पॉपअप आएगा और आपको 0 हटाना है, ठीक है। तो आप जब डालें तो 0 को मत यूज करिए। उसके बाद में आप फाइलिंग स्टेटस में जाइए। फाइलिंग स्टेटस में आपको एम्प्लॉयर का कैटेगरी देना पड़ेगा, मतलब कि आप किससे सैलरी रिसीव कर रहे हैं। जिससे आप सैलरी रिसीव कर रहे हैं वो आपका एम्प्लॉयर है और आप उसके एम्प्लॉई हैं, तो आपके एम्प्लॉयर का कैटेगरी आपको देना है। जैसा कि आप अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब स्ट्रिक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो आप गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट के लाइक ONGC, BHEL, सेल, ओके, इस तरह की अगर कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं जो कि इसमें गवर्नमेंट जो है मोर देन 50% जो शेयर्स होल्ड कर रही हैं, तो वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोली जाती है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं लाइक रिलायंस में, टाटा पावर में या कोई दूसरी कंपनी में, स्टरलाइट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अदर्स में सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं BHEL में वर्क कर रहा हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ड्रॉप डाउन इस ITR का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इसे जानना आपको बहुत जरूरी है कि आपको टैक्स रिफंडेबल, टैक्स पेएबल या नील टैक्स बैलेंस क्या आपको सेलेक्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। टैक्स रिफंडेबल कब मैं सेलेक्ट करूंगा, जब मेरा ओवरऑल टैक्स, जब मैं इनकम टैक्स डिटेल्स भरूंगा इधर, और मेरा ओवरऑल जो टैक्स जो है, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट जो है, और ये टैक्स डिटेल्स ये फिल करने के बाद, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन शीट के बाद D18 में अगर रिफंड आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा रिफंड दिखा रहा है ये, क्योंकि इसने मेरा TDS पिक कर लिया है, मुझे लगता है हाँ, इसने मेरा TDS पिक कर लिया है मेरे सैलरी से, बट ये गलत पिक किया है इसने, पिक किया भी तो है, तो गलत किया है इसने, ठीक है। उसको तो मेरे को फॉर्म 16 से देख करके ठीक करना होगा। दोनों ही डिटेल्स थोड़ा सा गलत कैप्चर किया है इसने। तो आप जब भी इस शेड्यूल TDS 1 TDS 2 को देखेंगे तो इंश्योर कर लीजिए, भले डेटा वहाँ से पिक हुआ है लेकिन फिर भी कई बार डेटा जो है वहाँ से प्रॉपर नहीं आता है, तो आप एग्जैक्ट फॉर्म 16 देखकर फॉर्म 26 में उस चीज को इंश्योर करके ही आप ये फिगर्स यहाँ पे फिल इन करेंगे। इसको हम आगे जो है बहुत डिटेल में देखेंगे, एक एक ऑप्शन को मैं हाफ एन आवर के वीडियो ट्यूटोरियल बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको उसमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो सीधा 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में फिर मैं एक रैपिड फायर वीडियो ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिसमें कि आप अगर सब ऑप्शन सब आपने एक बार देख लिए तो आपको फटाफट जब रिटर्न फाइल करना है तो उसको 10 मिनट्स में या 5 मिनट्स का एक रैपिड फायर ट्यूटोरियल बनाऊंगा, जिससे कि आप पूरा प्रोसेस को ITR 1 को डाउनलोडिंग से लेकर के अपलोडिंग तक, ITR V जनरेशन तक 5 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा इस ट्यूटोरियल को। ये ट्यूटोरियल आने वाले दिन में बहुत बेस्ट ट्यूटोरियल हो जाएगा इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के सीजन के दौरान। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये हम देख रहे थे कि टैक्सेस पेड और रिफंड, अगर रिफंड आ रहा है तो मेरे को वहाँ रिफंड सेलेक्ट करना है। अगर मेरा टैक्स पेबल आ रहा है और उसको फिर मैंने चालान से पे किया है तो उस केस में मेरे को टैक्स पेबल सेलेक्ट करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरा ना तो कोई टैक्स बना है ना कोई रिफंड बना है तो मेरे को नील टैक्स बैलेंस वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। मेरे केस में अभी आज मैं देखूं तो मेरा टैक्स रिफंडेबल आ रहा है और टैक्स रिफंडेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ये सब डिफाइन करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका। जनरली अगर मैं ये बोलूँ, आप 182 डेज से ज्यादा जो है प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहे हैं, आप तो कभी, मुझे लगता नहीं इंडिया से बाहर गए भी हैं, कभी गए नहीं है, तो आपके लिए तो हमेशा जो स्टेटस है आपका रेजिडेंस स्टेटस RES रेजिडेंट रहेगा, आप रेजिडेंट इन इंडिया है आपका। और ये चीज मान लीजिए जो नॉन फाइनेंस ग्रेजुएट्स हैं और जो कॉमन पीपल हैं वो जनरली समझते हैं कि रेजिडेंट मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया। इट इज नॉट लाइक दैट। सिटीजन ऑफ इंडिया जो इज नॉट ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। सो इस थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बाद में फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि ये डिफरेंट रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होते हैं और कैसे। मेरा एक वीडियो ट्यूटोरियल है भी इस पे कि आपको
अपना रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे जानना है, आप वो ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा आपको इधर क्या भरना है। लेकिन अगर आप कभी इंडिया से बाहर गए नहीं है, आप नॉर्मल मेरे जैसे बंदे हैं, कभी इंडिया से बाहर नहीं गए और ना बाहर जॉब करते हैं, तो फिर आप आपका स्टेटस रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट रहेगा, आपको ये रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। उससे आगे बढ़ते हैं, रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम। अगर यहाँ पे आपने गलती कर दिया तो आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। लेकिन अगर आप नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, आपका 31 जुलाई डेट है, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है 11 नंबर ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1). सिंपल। 139(1) जो है वो सेक्शन है जिसके अंदर आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है। 139(1) में जब रिटर्न का फाइल होता है, जब आप ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर लेते हैं या ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल कर लेते हैं। आप 31 जुलाई 2014 या उससे पहले अपना रिटर्न फाइल कर चुके हैं, तो आपको ऑन और बिफोर ड्यू डेट 139(1) सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आफ्टर ड्यू डेट, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे, अगर 31 जुलाई के बाद में कर रहे हैं तो 139(4) आफ्टर ड्यू डेट करना है, रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं या रेक्टिफाई कर रहे हैं रिटर्न को, ये सब आप हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। इसमें मैंने सेलेक्ट किया 139(9). वेदर पर्सन गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड नहीं है, ये पर्टिकुलर उस एरिया के लिए एप्लीकेबल है, पोर्टुगीज सिविल कोड। इफ A22 इज एप्लीकेबल, पैन ऑफ द स्पाउस, तो आपको कुछ नहीं करना है, पैन ऑफ द स्पाउस। अगर A22 में आपका नो है तो ये ऑप्शन वैसे भी हाईलाइटेड नहीं रहेगा। ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न, यस मेरा ओरिजिनल रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न नहीं है। अगर आपका रिवाइज रिटर्न होता, फॉर एग्जांपल ये, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल का एक्नॉलेजमेंट नंबर ये सब डालना होता। क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए 139(1) सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरे को भी पॉपअप दिया इसने। जैसे मैंने रिवाइज पे कलेक्ट किया, रिटर्न टाइप इन इनकम डिटेल्स कैन नॉट बी रिवाइज इफ रिटर्न नॉट फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(5), ठीक है ना। 139(5) में अगर आपने फाइल नहीं यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया तो आप यहाँ पे रिवाइज पे क्लिक नहीं कर सकते। तो मेरा तो ओरिजिनल है, फर्स्ट टाइम मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अगर रिवाइज होता तो मेरे को ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइलिंग ये सब देना पड़ता। इन केस 139(9) जो है डिफेक्टिव हो गया मेरा रिटर्न, उसके रिस्पांस में अगर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मेरे को ओरिजिनल का एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट ऑफ फाइलिंग, नोटिस नंबर देना है। If filed in the response notice under section 39(9), 42(1), 148, 153A और 153C, आने वाले ट्यूटोरियल्स में एक-एक सेक्शन पे एक-एक ट्यूटोरियल आप देखेंगे, कब आपको 142(1) सेलेक्ट करना है, कब आपको 148 सेलेक्ट करना है, 153A सेलेक्ट करना है, 153C सेलेक्ट करना है। सो होपफुली ये ट्यूटोरियल जो है इसने फर्स्ट जो टैब है पर्सनल इंफॉर्मेशन, साथ में फाइलिंग स्टेटस को कवर कर लिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो आप हमें हमारा ऑफिशियल वेब पेज जो कि है www.facebook.com/learnwithlordhas पे आप पोस्ट कर सकते हैं। आपके सभी क्वेरीज जो इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड, फाइलिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको सॉल्व की जाएंगी। सो धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे यूट्यूब चैनल का जो ऊपर जो है एक रेड कलर का एक बटन आ रहा है सब्सक्राइब, बस उस पर क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे इस चैनल पे। और अगर आपके लिए कोई हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन डाल सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम ट्यूटोरियल में आने वाले दिनों में और उसकी क्वालिटी में और उसकी गुणवत्ता में सुधार कर सके। सो अगले टाइम मैं सुमित लोढ़ा, अब तक के लिए आप सभी का दिमाग चाट रहा था, अब जाता हूँ। बाय बाय, थैंक यू।